हेलो फ्रेंड्स। देखिए, ये जो मार्केट में निफ्टी का आज का रेट है 8 मार्च 2022 का, ये बहुत अच्छा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको विद फंडामेंटल, विद आपको जितना मुझसे हो सकेगा अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए मैं उतने अच्छे से अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। मेरा ख्याल है अगर आप लोगों में से कोई नया है, उसे इन बातों को समझने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन मैंने 8 या 7 7 तो अब कम रह गए, अब मुझे 8 साल का मार्केट का तजुर्बा हो गया। इतने टाइम में मैंने इस बात को समझा है और ये एक रिस्क फ्री तरीका है स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने के लिए। जो तजुर्बेकार लोग हैं उन्हें ये वीडियो में जैसे मैंने इस बात को कहा कि ये एक रिस्क फ्री तरीका है तो वो समझ गए होंगे मैं निफ्टी और निफ्टी ईटीएफ की ही बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि मैं निफ्टी और निफ्टी ईटीएफ की ही बात कर रहा हूँ। एक्चुअली निफ्टी का 18,600 का लेवल, उधर से निफ्टी का अगर 10% जोड़ा जाए तो 10% गिरने के बाद निफ्टी का रेट आता है 16,700 कुछ रुपए। और अगर 15% माइनस करा जाए तो 15% माइनस करने के बाद रेट आता है 15,810 रुपए। लेकिन आज जो मार्केट है वो है 15,720 रुपए, जो कि लगभग लगभग 15.5% पूरा पूरा नीचे है अपने उस हाई से जो इसने आपका लगाया था। अगर मैं वीकली कैंडल के हिसाब से बात करूं तो इसने 18 अक्टूबर की वीकली कैंडल 2021 में लगाया था। और अगर मैं फंडामेंटली स्टॉक जो बात करूं निफ्टी की, पीबी पीई, तो उस हिसाब से हर पैरामीटर पे ये बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड था। और मैं आपको एक पहले टेक्निकल चार्ट के ऊपर बात करता हूँ, फिर मैं कुछ फंडामेंटल, फिर उसके बाद पोजीशन साइजिंग, फिर उसके बाद उसका तरीका, फिर उसके बाद उसके बेनिफिट्स और लॉस, फिर उसके बाद एग्जिट। एग्जिट अगर गलत हो जाए उसके बाद री एंट्री। इसके ओवरऑल लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म का इसमें रिटर्न, पावर ऑफ इसके अंदर कंपाउंडिंग, जो इसके अंदर आपको बीट करने का निफ्टी के ही रिटर्न को निफ्टी के ही ईटीएफ से बीट करने का तरीका, इन सारे कुछ पैरामीटर्स जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए एक स्टॉक मार्केट के ट्रेडर या इन्वेस्टर दोनों के ही लिए। उन दोनों ही पैरामीटर पर मैं इस वीडियो के अंदर वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूंगा। मुझे नहीं पता, अभी 12:51 है, मार्केट का सेशन चल रहा है 8 मार्च का, कि ये वीडियो कितनी लंबी हो जाए, मगर मैं इसी वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट वन बाय वन एक एक टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। जिनमें से आप में से जिन्हें इंटरेस्ट होगा वो जितनी भी लंबी वीडियो हो उसे देखेंगे, और जिन्हें इंटरेस्ट नहीं होगा उनके लिए तो 5 मिनट की वीडियो भी खराब है, और 1 मिनट की वीडियो बना दूं जब भी उनके लिए कोई इंटरेस्टिंग नहीं है। अच्छा, आज मैंने खुद ने भी एक अकाउंट के अंदर बता दूं निफ्टी के ईटीएफ, जी हाँ, निफ्टी के ईटीएफ मैंने बाई करे हैं कुछ अराउंड वैल्यू 2,50,000 5,500 की वैल्यू के, कुछ 2,50,750 रुपए की वैल्यू के मैंने खुद ने भी ये फैमिली अंकल्स अकाउंट में बाई करे हैं। अच्छा, मेरे खुद के अकाउंट में स्विंग ट्रेडिंग्स की कुछ 4 पोजीशंस, बाकी सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पोजीशंस ओपन हैं। जो मेरी स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशंस हैं वो सिर्फ ये 4 हैं, वो भी बहुत छोटे, सिर्फ 6,000 रुपए की कैप अमाउंट से। वो है एडीएसएल, मेट्रोपोलिस और आपका ट्रेंट मनापुरम। ये बस एक एक्स्ट्रा एंट्री के लिए एक क्वांटिटी डाली हुई है 1742 पे, उन्हीं चारों के वो जीटीटी ऑर्डर थे। तो अब आइए देखिए, ये निफ्टी का एक चैनल है, ये एक 1 ईयर का चैनल है जिसको निफ्टी ने अपना कोविड का जो बॉटम बनाया था, उस बॉटम से इसने इस चैनल को डाउन साइड में खास तौर से फॉलो करा है। और उस चैनल को फॉलो करने के साथ साथ इसने उसे अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन मल्टी टाइम रिस्पेक्ट दिया, just because of price action and momentum sentiments जस्ट पॉजिटिव हुए तो
इसके अंदर एक आपको मोमेंटम देखने को मिला, जैसा कि हर निफ्टी के फॉल के बाद एक आप मोमेंटम देख सकते हैं, जिसमें इसने अपना प्रीवियस जो इसका हाई था 12,400 कोविड से पहले का, उसको दोबारा से ब्रेक करके 18,600 तक गया, जिसमें इसने कुछ मंथ का एक पॉज लिया 16,112 का हाई बनाने के बाद नीचे 14,300, 400, 800 तक आकर एक पॉज लिया, फिर उधर से कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ। मगर ये जो इसका ब्रेकआउट 16,000 के ऊपर हुआ था, ये कंप्लीटली फंडामेंटल्स को मैच नहीं करता था। मगर कोई भी ब्रेकआउट होता है निफ्टी के अंदर लॉन्ग टर्म में, वो प्रीवियस हाई को कम से कम 15% अपसाइड जो है ब्रेक करता है। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं कि प्रीवियस 16,112 का जो हाई था, उस हाई से अगर आप 15% निकालेंगे तो 15% उसका निकल के आएगा आपका, उसमें ऐड करने के बाद 18,528 रुपए 80 पैसे, और ये लगभग 18,600 तक गया। ये मैं आपको देखिए एक चीज कहूंगा, निफ्टी एक्चुअल है क्या? निफ्टी में मैं कहूं अगर रिस्क 99.99% रिस्क इसमें है ही नहीं, ये रिस्क फ्री है। 0.01% एक मैं ऑप्शनल रख दूं तो ये बात मुझे कहते हुए कोई झिझक या कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा जैसे मैं किसी से कुछ झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि जो लोग मार्केट से अवेयर हैं, वेल नोन हैं, उन्हें पता है कि लॉन्ग टर्म में निफ्टी का रिटर्न बहुत सारे, बहुत मीन्स बहुत ही ज्यादा मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी में भी ऑलमोस्ट 90% म्यूचुअल फंड के रिटर्न से अगर आप 20 इयर्स के टाइम होराइजन को लेके देखेंगे तो उनका रिटर्न आपको बेहतर मिलेगा। अच्छा, इस तरह से कहने का सेंस ये है कि देखिए मैं आपको थोड़ा-सा निफ्टी की हिस्ट्री दिखाऊँगा और हिस्ट्री के मैं रीज़न भी बताऊँगा, क्या-क्या रीज़न है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक कि निफ्टी में हमेशा हिस्ट्री रिपीट होती है। हर में निफ्टी में हमेशा हिस्ट्री रिपीट होती है। क्यों? क्योंकि ये पूरा इकोनॉमी के ऊपर और देश की ग्रोथ, जीडीपी, इन्फ्लेशन। अच्छा, निफ्टी का फॉर्मूला भी मैं आपको बता दूं। निफ्टी का मूवमेंट होता है देश के इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी ग्रोथ। जब आप इन्फ्लेशन जीडीपी ग्रोथ दोनों को प्लस कर देंगे तो आपको वही उस साल का निफ्टी का रिटर्न ऑन एवरेज इन अ लॉन्ग टर्म देखने को मिलेगा। 0.1 और 1% और -1% ऊपर नीचे होता है, उसका भी एक लॉजिक है, उसके ऊपर भी मैं आपको लेके चलूंगा। देखिए, इसके अंदर ये मैं लगभग 2015 में ले आया हूँ, और मेरा ख्याल है मुझे इसे 1 मंथ चार्ट कर देना चाहिए और भी अंडरस्टैंडिंग में इजी हो जाएगा। क्योंकि जो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये देखिए, कहाँ पे निफ्टी 1996 में 1 जैन को एक 913 रुपए पे ओपन हुआ। हालांकि इसकी लिस्टिंग 1000 थी, फिर ये 1200 गया, नीचे आया, सेम लेवल 775 गया, फिर ये ऊपर आया, फिर यहाँ से इसमें 1998 से एक आना शुरू हुआ मूवमेंट, 800 गया, 800 से ये लगभग आपका 1800 गया, 800 से 1800 बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे इस बार 7600 से 18,600 गया। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? ये ऐसा हर बार होता है और अगेन एंड अगेन वंस अगेन होता है, एंड इट विल कीप हैपनिंग एज लॉन्ग एज निफ्टी विल कीप ट्रेड इन स्टॉक मार्केट। देखिए, ये फिर उसके बाद नीचे आया, नीचे आन के फिर ये 850 पे आया,
इस टाइम पे इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। अब आप कहेंगे कि नहीं, ये तो एक बूम चल रहा था और बूम था ये आईटी का, और उस बूम में एक स्कैम निकल गया और उस स्कैम की वजह से ये नीचे आ गया और आईटी का बूम जो था वो ब्लास्ट हो गया, वो फट गया। वो एक तरह का फिर उसके बाद अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर ये नीचे कंसोलिडेट करता रहा इन्हीं रेटों पे, फिर ये एकदम से इसमें ब्रेकआउट आया, अब फिर से ये 2000 के आसपास आया, फिर इसमें एक फॉल आया, फिर ये 1300 आया, मतलब इसने अपने हाई से लगभग 35% का करेक्शन लिया। फिर उसके बाद एक इसमें मूवमेंट आना शुरू हुआ, फिर ये जो है आपका 2006 आते आते ये आपका लगभग 3700 तक आया। फिर उसके बाद इसने एक जरा सा करेक्शन लेके 2600 तक आया। इस बार इसका करेक्शन छोटा था मगर करेक्शन था, ये बात फैक्ट है। करेक्शन छोटा था मगर 30% के आसपास का फिर भी ये करेक्शन था। फिर इसमें बूम आया। अब आप कहेंगे ये तो लेमन ब्रदर्स ने जो प्रॉपर्टी के अंदर बूस्ट लाया था उसकी वजह से आया, लेकिन हाँ ये बात फैक्ट है, ये बूम, ये बबल प्रॉपर्टी का था, रियल एस्टेट का था। रियल एस्टेट से क्योंकि बहुत सारे सेक्टर अटैच थे, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो आपका स्टील हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो आपका कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो आपकी बहुत सारी इंफ्रा कंपनीज हों, चाहे उसमें आपका वर्किंग सर्विसेज देने वाली कंपनीज हों जो कि अपनी जेसीबीज वगैरह की सर्विसेज देती हैं, चाहे उसमें आपका ऑटो सेक्टर हो कि जो उसमें कमर्शियल ऑटो सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज और कंपनीज काम करती हैं, चाहे उन कमर्शियल ऑटो सेक्टर्स की पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज हों, चाहे सीमेंट का रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनीज हों, चाहे सीमेंट प्लांट की मशीनरी बनाने वाली कंपनीज हों, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक रियल एस्टेट एक बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है। और उस बड़े लेवल के बिजनेस में इस तरह से अगर किसी बड़े लेवल के बिजनेस में आपको एक बूम दिखेगा तो उससे कनेक्टेड बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो मूवमेंट उसके साथ साथ उनके नेट इनकम में रेवेन्यू में दिखेगा तो वो भी बूम भी करेंगी और जब नीचे वो जाएगा तो उसके साथ बस्ट भी करेंगी। ये कोई बात नहीं है कहने की, ये एक वेल नोन है, वेल कॉमन सेंस है। फिर उसके बाद ये 6400 टच करने के बाद लगभग 2200 आ गया क्योंकि बूम ब्लास्ट हो गया और लेमन ब्रदर क्राइस कर गया। लेमन ब्रदर के क्राइसिस में यूएसए में तो जो हुआ सो हुआ, हमारे यहाँ भी हुआ। वेल उसके बाद फिर से इसके अंदर रिकवरी आई, फिर से ये आपका लगभग 6350 आया, फिर इसमें एक करेक्शन आया, फिर इसमें करेक्शन आने के बाद जो है 4530 तक आया, लगभग लगभग फिर से इसमें लगभग 30% के आसपास का करेक्शन या 28% के आसपास का करेक्शन आया। तो इसके अंदर फिर से एक मूवमेंट आया, फिर इसके अंदर एक करेक्शन आया, तो इसके बाद फिर बारी आ जाती है अब उस टाइम की जिस टाइम पे मैं मार्केट में एंटर हुआ। वो टाइम था आपका जून 2014। इस टाइम पर मुझे अच्छी तरह से याद है और आपको चार्ट में भी दिख रहा है कि मार्केट 7 से 7500 के बीच में घूमा करती थी। फिर इसके अंदर एक बबल आया और ये 9100 तक गया 2015 में। फिर इसके बाद एक इसमें बस्ट आया और ये नीचे 6825 तक आया। मेरे कहने का सेंस ये है कि इसके अंदर अगेन एंड अगेन मार्केट ने पिछले हाई को ब्रेक करा, नया हाई बनाया, और जब इसने एक लार्ज स्केल पर कोलैप्स करा तो उसके बाद जब इसने नया हाई बनाया वो प्रीवियस हाई से 50% ऊपर का था। और जब इसने 25-30% कोलैप्स करा फिर उसके बाद जब इसने ऊपर नया हाई बनाने की कोशिश करी तो इसके अंदर जो प्रीवियस हाई था वो इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करा लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में, और वहां पे जो है इसने कंसोलिडेशन करा। 1-1.5 साल कंसोलिडेशन करने के बाद देश की जीडीपी, और ये कंसोलिडेशन क्यों होता है?
अब निफ्टी में कंसोलिडेशन का रीजन होता है जी, जैसे मान लिए ये रिकवरी आई, एक इन मार्केट में मिस्टर मार्केट और बिग प्लेयर्स को लगा कि हाँ, अब इंडिया के अंदर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी फिर से खुल रही है। ये पूरा सेटअप हुआ, सेटअप होने के बाद प्लान इम्प्लीमेंट हुआ, इम्प्लीमेंट होने के बाद ये 1 डेढ़ साल तक जब ये इम्प्लीमेंट हो गया, जब तक ये नीचे करेक्शन से वापस से ऊपर आ गया अपने पुराने रेटों पे, और इस बीच में इसके अंदर आपका जब तक रिजल्ट का इंतजार था इस इम्प्लीमेंटेशन के, इस बीच में मार्केट इंतजार में साइडवेज रहा। जैसे उस इम्प्लीमेंट का रिजल्ट अच्छा आया, जीडीपी में ग्रोथ अच्छी देखने को मिली, फौरन से इसके अंदर एक बूस्ट आ गया, फिर ये ओवर वैल्यूड हो गया, फिर ये ओवर वैल्यूड हो गया, फिर इसमें करेक्शन आया। अब फिर करेक्शन आया तो पहले तो ये जो इतना ओवर वैल्यूड हुआ था इसको इसने एडजस्ट कर दिया। अब इसके बाद जो है यहाँ से नई इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ फैक्टर ऐड हो, जीडीपी ग्रोथ में परसेंटेज वाइज सीएजीआर बेसिस पे 0.5 और 1% से और ऐड हो तो फिर से इसमें बूस्ट आए। तो कहने का सेंस ये है, इसी तरह से ही चलती रही। 2019 आते आते इसने अपना नया पीक 12,430 बनाया, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसने पहले 6400 हाई बनाया, फिर 9100 बनाया, फिर उधर से करेक्शन आया, परसेंटेज थी 45 से 50% डिफरेंस था। 6400 से 9100 का 35 से 45% का डिफरेंस था, वो सॉरी 45 से 50% का डिफरेंस था। फिर 9100 के बाद इसमें फिर आप अगर आप देखें तो ये जब 8200 बना रहा था, और उसके बाद जो है ये फिर 12,000 आया। ये देखिए यहाँ पे फिर इसने ये देखिए ये 8200 9100 इसमें हाई बनाया, फिर नीचे करेक्ट हुआ जब इनने 45 से 50% अपने प्रीवियस हाई को बीट कर दिया। फिर उसके बाद इसमें फिर मोमेंटम आया, फिर इनने नया हाई बनाया 12,400, इस बार इसने लगभग 33 से 35% का नया हाई बनाया। फिर इसमें करेक्शन आया, करेक्शन आने के बाद 7500 आया कोविड की वजह से। फिर उसके बाद जब इसने नया हाई बनाया फिर वही चीज रिपीट हुई कि इसने 50% जो है अपना हाई बनाया। फिर इसमें वही चीज रिपीट हुई कि इसने 12,400 से 50% ऊपर यानी 18,600 को नया हाई बनाया। तो इतना सब दिखाने का सेंस ये था लॉन्ग टर्म में कि देखिए इंडेक्स ये सिर्फ जीडीपी और इन्फ्लेशन ग्रोथ फैक्टर इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह से इनकी ग्रोथ इन्फ्लेशन रहेगा उस तरह से इंडेक्स के अंदर भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर मेन और इम्पॉर्टेंट आउटकम निकल के ये आता है कि अगर मैं कहूं कि अगर इसमें 15-16% का करेक्शन आ गया तो ये सफिशिएंट है, लेकिन अगर मैं हिस्ट्री देखूं तो हिस्ट्री कहेगी नहीं, ये सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि हिस्ट्री कहती है कि जब मार्केट 9100 गई तो उधर से 28% करेक्ट हुई। फिर हिस्ट्री कहती है जब मार्केट ऊपर की साइड 12,000 गई उधर से 35% करेक्ट हुई। हिस्ट्री कहती है इसने जब नया 50% प्रीवियस हाई को ब्रेक करके 50% के ऊपर का नया हाई लगाया फिर ये 30% करेक्ट हुई। अगर मैं हिस्ट्री को फॉलो करूं तो हिस्ट्री तो कहती है कि अभी भी हम जो हैं बहुत ज्यादा ओवरबॉट थे, और अभी भी हम बहुत ज्यादा हों या नहीं हों बट ओवरबॉट स्टिल है। एक बार हमें अपनी एक्चुअल वैल्यू को टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। फिर उधर से देखेंगे कंसोलिडेशन करने के बाद कि इसके अंदर कंट्री की क्या नई जीडीपी ग्रोथ, क्या रिकवरी, क्या न्यू मॉडल, क्या फ्यूचरिस्टिक प्लान, क्या जीडीपी को ग्रो करने के क्या फ्यूचर प्लान, क्या उसके लिए बजट, क्या उसका इम्पैक्ट, क्या उसका आउटकम रिजल्ट। जब तक ये सब होगा मार्केट नीचे 28-30% आएगी, अपने एक्चुअल लेवल पे कंसोलिडेट करेगी। उसका आउटकम आने के बाद फिर से इसके अंदर एक मूवमेंट आपको अप साइड अगर पॉजिटिव हुआ तो देखने को मिलेगा, नहीं पॉजिटिव हुआ करेक्ट हो चुकी होगी तो कंसोलिडेशन जोन में ही रहेगी। इसीलिए ऐसा होता है कई बार आउटकम जल्दी आ जाता है, 1-2 साल
साल में, कई बार 4 से 6 साल लगते हैं, कई बार 8 से 10 साल लगते हैं। तो इसीलिए आपने देखा कभी तो मार्केट ने एकदम से बहुत जल्दी 1-2 साल में ही दोबारा से नया हाई बना दिया जो, और कई बार कंसोलिडेशन करती रही वो 2 से 3 साल, 4 साल। मैंने आपको अभी जो चार्ट दिखाया, इसमें अगर मैं आपको टाइम भी बताता, इस साल इस ब्रेकआउट और प्रीवियस ब्रेकआउट के बीच में कितना डिफरेंस रहा, तो आपको ये बात भी समझ आ जाती है। तो अब मसला ये है कि इसके अंदर इन्वेस्ट करा किस तरह से जाए। अब दूसरा सवाल ये आया इन्वेस्ट, और उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये आया कि ये रिस्क फ्री कैसे हुआ। देखिए मैंने आपको बताया ये 1,000 रुपए पे लिस्ट हुआ, आज ये 18,600 का हाई लगाने के बाद आज निफ्टी 15,700 पर है। तो इसके अंदर अब जो मेन लॉजिक और मेन बात आती है निकल के, वो ये कि इन्वेस्ट करा क्यों जाए और ये किस तरह से करा जाए। इसका सबसे अच्छा फंड तरीका है कि आप अपने कैपिटल का 25% 15% लेस पे डालिए, 25% 20% लेस पे डालिए, 25% अपना कैपिटल का जब मार्केट ऊपर से 25% लेस पे आ जाए पीक से उधर डालिए। नंबर 4 पे आता है 30% जब लेस पे आ जाए जब डालिए, और अगर ये बाई चांस 35% पे भी अपॉर्चुनिटी दे तो उस केस में आप नया फंड लाइए, वो इसमें ऐड करिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत कम लगती है, और मुझे लगता है शायद 30% वाले में भी एंट्री लेने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिले। 35 तक तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट एक टाइम पर दे सकती है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये रिस्क फ्री कैसे है। देखिए स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स जो होते हैं वो चलते हैं आपके एक्सपेंडिचर के ऊपर। जितनी भी कंपनीज हैं सबका लगभग लगभग 99% कंपनीज का बिजनेस आपका डिपेंड करता है आपके एक्सपेंडिचर पे। आपका एक्सपेंडिचर किन्हीं कंपनी के लिए डायरेक्ट होता है, किन्हीं कंपनी के लिए इनडायरेक्ट होता है। जो बिजनेस मॉडल बी है, बी बिजनेस मॉडल के लिए आपका एक्सपेंडिचर इनडायरेक्ट हुआ उसकी रेवेन्यू और उसकी पीएटी के लिए। जिसका बिजनेस मॉडल D2C है या B2C है उसके लिए आपका जो रेवेन्यू है, आपके इनकम, आपकी लाइफस्टाइल, आपका एक्सपेंडिचर, उसके लिए उसके रेवेन्यू के लिए अगर वो आपका रेवेन्यू, आपका लाइफ स्टाइल, आपका एक्सपेंडिचर अच्छा होगा तो उस कंपनी के उन सारी कंपनीज के रेवेन्यू और पीएटी के लिए यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो D2C है, B2C है, बिजनेस टू कंज्यूमर है, D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर है। तो इस तरह की कुछ कंपनीज का मैं नाम लेता हूं, जैसे आईटीसी, कोलगेट, पीडीलाइट और आपका ब्रिटानिया। अब आप कहेंगे मैं सारी एफएमसीजी की कंपनीज के ही नाम ले रहा हूं, चलिए मैं थोड़ा सा एफएमसीजी से हट जाता हूं, क्लॉथ सेक्टर में आता हूं, अपैरल सेक्टर में ट्रेंट। अब आइए थोड़ा सा मैं आता हूं ग्रोसरी सेक्टर में, इसमें आ जाते हैं आपका डी मार्ट। इसके अलावा मैं आ जाता हूं आपका थोड़ा सा फुटवेयर में, रिलैक्सो, बाटा, मिर्जा। इसके अलावा मैं लगभग हर सेक्टर में इस तरह की कंपनीज हैं। अब आप कहेंगे आईटी सेक्टर तो इतना बड़ा लीडिंग आपका, इसमें आईटी सेक्टर इतना लीडिंग इंडाइसिस है, उसको तो आपने जिक्र ही नहीं करा। देखिए आईटी सेक्टर के अंदर भी आपका, अब आप कहेंगे आईटी सेक्टर का डायरेक्ट कंज्यूमर टू बिजनेस कैसे हुआ। वो ऐसे हुआ कि अगर आपका ये आईटी सेक्टर बाहर से बिजनेस ला रहा है, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन कंट्री, अफ्रीका, एनी काइंड ऑफ कंट्री, कहीं से भी आईटी सेक्टर बिजनेस ला रहा है, तो आईटी सेक्टर का बिजनेस अगर वो ला रहा है, उसकी बिजनेस परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, तो आईटी सेक्टर अच्छा। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात कि आईटी सेक्टर पहले मूवमेंट क्यों करता है बाकी इंडस्ट्रीज के मुकाबले, उसका रीजन है कि आईटी सेक्टर में वो पहले हायर करते हैं, फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर करते हैं। जैसे उन्हें दिखा उनका बिजनेस में ग्रोथ आ रही है तो पहले ही एक्सपर्टीज हायर कर लेंगे, एक्सपर्टीज हायर करेंगे तो उन एक्सपर्टीज को टीम चाहिए होगी, उस टीम के अंदर एचआरस होंगे, उन एचआरस को अपने अंडर में स्टाफ चाहिए होगा जो कि होंगे आपका असिस्टेंट एचआर,
HR, जो कि होंगे मैनेजर, जो कि होंगे सेल्स मैनेजर, जो कि होंगे कॉलिंग अटेंड, आपका कॉल अटेंड BPOs, जो होंगे आपका डाटा एंट्री वाले, बहुत सारा स्टाफ उन्हें ग्राउंड लेवल पे चाहिए होगा। उन तो आईटी सेक्टर में जब बूम आएगा या आईटी सेक्टर का पहले परफॉर्मेंस करने का लॉजिक और रीजन यही होता है कि उनका बिजनेस ग्रो होगा। अच्छा, हम कहते हैं हम बहुत सा यूएसए पे डिपेंड करते हैं, उसके पीछे एक लॉजिक ये भी है कि हमारी बहुत सी आईटी सेक्टर की कंपनीज यूएसए में बिजनेस करती हैं। यूएसए में लाइफ स्टाइल लेविश होगा, एक्सपेंडिचर उनका इंक्रीज होगा। लेविश लाइफ स्टाइल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने की वजह से उनका जो आईटी सेक्टर का वहां पे बबल आता है। अब वहां पे आप कहेंगे आईटी सेक्टर का बबल जब डायरेक्ट टू कंज्यूमर इंडिया नहीं है तो यूएसए कैसे है? यूएसए ऐसे है कि वहां पे बहुत सारी, लगभग बहुत ज्यादा, मतलब वो डिपेंडेंसी अपनी आईटी के ऊपर कर चुके हैं, तो ना चाहते हुए अनविलिंगली उनकी डिपेंडेंसी आईटी के ऊपर D2C D2B दोनों हो चुकी है। अगर वो D2B है तो आपका B2B है, तो उनकी जो कंपनीज हैं जैसे कि कंज्यूमर कंपनीज या रिटेल स्टोर्स या होलसेल ग्रोसरीज या होलसेल स्टोर्स, उन सब के लिए आईटी अपना वो अपडेट करते हैं जब उनके पास बिजनेस होता है, बढ़ता है। तो इस तरह से बहुत से कस्टमर भी एक्सपेंडिचर अपना डायरेक्ट आईटी पे करते हैं, बहुत सी ई कॉमर्स है, मतलब देयर आर सो मेनी स्टेप्स। मैं आपको किस तरह से उसको एक्सप्लेन करूं, वो एक बहुत बड़ी एक मार्केट है, उसके अंदर मैं अगर आपको बताने जाऊं तो पूरी, मतलब मुझे दिन खत्म हो जाएगा, मगर मैं आपको उसको पूरा तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और दूसरी चीज है आईटी सेक्टर के अलावा अब इंडिया में उसका क्या इम्पैक्ट आता है। इंडिया में आईटी सेक्टर का इम्पैक्ट कुछ इस तरह से आता है, अगर इंडिया के अंदर आपका कोई कंपनी यूएसए या यूरोप से बिजनेस ला रही है, तो उसके यहाँ पर जो अपना हायर करना है बंदा, और दूसरा सबसे मेन चीज, दूसरा इम्पैक्ट B2B भी आएगा। वो आएगा इसी तरह से जो यूएसए के अंदर आ रहा है, हर कोई जो जो ऑनलाइन यूज कर रहा है, जब उसकी सेल इंक्रीज होगी, उसके अंदर जो है आपका बिजनेस उसका इंक्रीज होगा। वो कब होगा? जब वर्किंग पीपल की सोर्स ऑफ इनकम एक्स्ट्रा होगी, उनका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इन्फ्लेशन स्टेबल होगा, जिससे बहुत सी कंपनीज अगर डिस्काउंट देना चाह रही हैं अपने प्रोडक्ट पे, इन्फ्लेशन स्टेबल है तो उनके प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल है, उन्हें इस बात का डर नहीं है कि अगर मैंने ऑलरेडी मेरे प्रॉफिट मार्जिन पे प्रेशर है, अगर मैं डिस्काउंट दे दूंगी तो मेरे प्रेशर को, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो नियर टू जीरो या -टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन में जो बिजनेसेस हैं वो भी आईटी सेक्टर को बिजनेस देते हैं, प्लस आईटी सेक्टर की हायरिंग उन्हें बिजनेस देती है। अच्छा, अब आईटी सेक्टर के अंदर हायरिंग क्या मैं आपको सीन बताऊं, आईटी सेक्टर के अंदर सबसे लोएस्ट हायरिंग भी होती है, वो भी 32-35,000 के आपके पैकेज पर मंथ से होती है। हालांकि उनका अब एनुअल पैकेज होता है, उसमें बहुत सारे वो आपका इंश्योरेंस वगैरह और बहुत सारी चीजें आपकी वो डिडक्ट करते हैं, बट फिर भी उनके 32-35,000 के पैकेज में फ्रेशर की, जो स्टार्टअप्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक प्रॉपर वेल सेटअप आईटी कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह से होती है। उसके अलावा अगर कोई इस तरह से एंट्री लेगा, 1-2 साल बाद उसके अंदर आईटी सेक्टर में अगर उसे जो है दूसरी कंपनी से ऑफर मिल रहा है, वो अगर इस जगह 35,000 के पैकेज पे है, दूसरी जगह 50 के पैकेज से मिल रहा है, तो उसका लाइफ स्टाइल चेंज होगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। हो सकता है उनमें से कुछ के अंडर में जो है एक और स्टाफ आ जाए, जैसे काम वाली बाई या पियोन, इस तरह से वो अपने पर्सनल फाइनेंस पे हायर करें अपनी, जब उनकी लाइफ बिजी होगी अपनी उस लाइफ का प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए, तो उधर से जो है एक वर्किंग एम्प्लॉयज की इनकम और बढ़ेगी, तो उनका भी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो इस तरह से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट वी आर कनेक्टेड विद वन और द अदर। I will not say we are connected with each other, but yeah, definitely we are connected with one or the other. तो आईटी सेक्टर के अंदर एक अच्छा बूम पहले इसीलिए आता है। अब मैंने आपको लगभग समझा दिया। जैसे मान लिया हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ा, हमारे भारतीय एयरटेल कंपनी है, हम उसके अंदर एक अच्छा नेट पैकेज लेंगे, हम में से बहुत से लोग वाईफाई भी लगवाएंगे, हम में से बहुत से लोग अपने टीवी रिचार्ज के अंदर भी चेंजिंग लाएंगे, हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, हम अपने खाने पीने की चीजों में ग्रोथ करेंगे, वो ज्यादा हो जाएंगी। जैसा कि अगर मैं आप में से पूछता हूं, आप में से बहुत से, मोस्ट ऑफ यू ऐसे होंगे जो 2018 और 19 में इतना नहीं सोचते होंगे किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी जगह कुछ खाने पीने में, बट नाउ दे हैव टू थिंक अबाउट शुड आई एक्सपेंड और नॉट।
पहले हम 80 रुपीज 60 रुपीज का बर्गर हम बिना कुछ सोचे खा सकते थे, बट आज वी हैव टू थिंक, शुड वी एक्सपेंड और नॉट। ऑल दो वी नो कि इन्फ्लेशन बड़ा है, बट फिर भी हमें लगता है यार उसकी बर्गर वाले की प्राइस तो सेम ही है, मगर हमें लगता है यार बहुत महंगा है। बट हम पहले ऐसा नहीं सोचते थे, बिकॉज हमारी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी थी, हम एक्सपेंडिचर करते हुए सोचते नहीं थे, हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर एक्सपेंडिचर वाला था। आज हमारे आसपास का माहौल सेविंग वाला है, इसलिए हम उससे इफेक्ट हो रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम से इफेक्ट हो रहे हैं, इन्फ्लेशन से इफेक्ट हो रहे हैं। तो उस अब आप समझिए, इतनी अब खाली एक चीज थी कि कोविड जस्ट गोइंग टू एंड, market start FII start buying and market started booming, right? बट इन्फ्लेशन अभी भी बढ़ रहा है, कोविड से जो बढ़ना शुरू हुआ था, और सोर्स ऑफ इनकम अभी भी डाउन है। इसके अलावा या प्लान है, उस प्लान के ऊपर मार्केट ने रिएक्ट करा, ऊपर गई, हम इसको किस किस तरह से आगे इंप्लीमेंट करेंगे और किस किस तरह से इसे हम जो है आगे एग्जीक्यूट करेंगे। मगर हमें ये ध्यान रखना है, मार्केट एडवांस चलती है, मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद मार्केट ऊपर से, अब मैंने आपसे क्या कहा, अब उस फेस में आ गई जब सारे पत्ते खुल गए बजट आने के बाद। अब पत्ते खुलने के बाद देखिए मार्केट एडवांस में मूव करती है, पत्ते खुलने के बाद अब मार्केट थोड़ा सा बैरिश होके साइडवेज फेस में जाएगी। अब वो बैरिशनेस 20% हो, 25% हो, 25 से 30% हो, हम में से कोई नहीं जानता, नन ऑफ अस नोज अबाउट दैट। तो अब मैं, मुझे लगता है मैंने शायद सेंटेंस गलत बोल दिया, बट उसके लिए मैं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप फीलिंग्स को समझ सकते हैं। और लगभग लगभग इंग्लिश कन्वर्सेशन की मेरी प्रैक्टिस छूटे हुए भी लगभग लगभग मेरे 3.5 से 4 साल हो गए, तो इसलिए थोड़ा सा इस तरह की गलती होती रहती हैं। बट एनीवे, मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के बाद मैं आपको बताता हूँ इसका बेहतरीन तरीका ये है कि 15% पे कुछ डालें, जैसे कि मैंने आपको बताया 20% के डिस्काउंट पे कुछ डालें, 25% के डिस्काउंट पे कुछ डालें, 30% के लिए नए पैसे की तैयारी करें। फिलहाल अब आपको जो है मैंने ये बता दिया कि मार्केट रिस्क फ्री कैसे है। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो मैं एक बात और कह दूं, उससे आपकी बात और क्लियर हो जाएगी। देखिए, इंडाइसिस में हमेशा वही 50 कंपनियां रहती हैं निफ्टी 50 में, जो देश में टॉप 50 कंपनीज होती हैं लिस्टेड और आउट परफॉर्म करती हैं। जैसे कोई कंपनी जरा सा खराब करेगी वो 51 पे जाएगी, उसकी जगह नई कोई कंपनी आ जाएगी 50 नंबर पे। तो इसमें हमेशा टॉप 50 कंपनीज रहती हैं। जैसे कि सेंसेक्स का एग्जांपल है, 1979 में सेंसेक्स 100 रुपए पे लिस्ट हुआ, उसमें से 27 कंपनीज आज डी लिस्ट हो चुकी हैं। सिर्फ 2 कंपनीज हैं सेंसेक्स में जो उस टाइम टॉप 30 में थी सेंसेक्स के। बाकी क्या कहते हैं, एक कंपनी सेंसेक्स से बाहर है और 2 कंपनी सेंसेक्स में है, और 27 कंपनी डी लिस्ट हो चुकी है। मगर सेंसेक्स तो 100 रुपए से आज 61,000 तक गया और आज 52-53,000 पे है। इसका रीजन है डायनामिक वे ऑफ इंडाइसेस, वो ये कि वो हमेशा टॉप 30 ही रखता है, इसी तरह से निफ्टी हमेशा टॉप 50 ही रखता है। तो हमेशा इसमें आपको टॉप कंपनीज मिलेंगी, तो इसलिए निफ्टी हमेशा रिस्क फ्री है। जो कंपनी जरा सा खराब करेगी वो बाहर जाएगी। तो अब इसमें मसला आता है, हमने ये तो सब कर लिया, सब समझ लिया कि निफ्टी रिस्क फ्री क्यों है, निफ्टी बढ़ता क्यों है, निफ्टी गिर कितना सकता है, हमें उसमें एंट्री किस तरह से लेना है, इसके बढ़ने का लॉजिक क्या है, इसके गिरने का लॉजिक क्या है, इसके साइडवेज जाने का लॉजिक क्या है, और इस साइडवेज से ब्रेकआउट कब करेगा, जब जो आज इंप्लीमेंटेशन हुआ है प्लान का, जब उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, आज से साल 1.5 साल 2 साल 2.5 साल बाद, जब तक ये कंसोलिडेशन रहेगा फिर ये ब्रेकआउट करेगा। अब सबसे मेन पॉइंट और सबसे मेन बात आती है कि अगर ये ब्रेकआउट करेगा, हमने 15%, 20%, 25%, 30% इन रेटों के डिस्काउंट में, इन परसेंटेज की डिस्काउंट में हाई से जब ये आया, हमने 25-25% करके चारों बार पैसा डाल दिया, उसके बाद फिर 5% और चला गया, 35% हो गया ऊपर से हाई से डिस्काउंट, तो हमने नया पैसा इतना ही इक्वल ऐड कर दिया जितना हमने बाकी ऊपर के नंबर्स में करा था। अब हम इसमें से एग्जिट करेंगे। द इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि अगर ये बहुत लंबा कंसोलिडेशन करे तो आप एग्जिट करिए नए हाई बनने के। जब ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करे उसके 30% का वेट करिए कि नया हाई उसके 30% ऊपर बनाए। अगर ये 2 से 3 साल का या उससे ज्यादा का टाइम फ्रेम ले, और
अगर आप उसको ट्रेल करके चल सकते हैं आगे तक तो आप ट्रेल करके चलिए, बस उसमें ये ध्यान रखना कभी भी आपको अपना 10% प्रॉफिट ऊपर से छोड़ना पड़ सकता है। दूसरी कंडीशन आती है ये, अब ट्रेल कहाँ से स्टार्ट करें, जब 15% ये आपके प्रीवियस हाई से ऊपर चला जाए वहां से आप ट्रेलिंग स्टार्ट कर दें। दूसरी बात आती है ये कि इसके अंदर अगर ये जल्दी चला जाए ऊपर तो हम कैसे एग्जिट करें। अगर ये जल्दी चला जाए ऊपर तो आप इसके जो अब मान लीजिए 1 से 1.5 साल या 2 साल के अंदर मतलब बाय 2024 के एंड से पहले अगर ये 18,600 का जो हाई है उसको ब्रेक करके उससे 15% ऊपर 21,500 का जो नया 15% ऊपर का रेट आएगा उसका हाई बना दे तो आप 21,400 के आसपास एग्जिट कर लीजिए। अब इसके बाद अगर ये बहुत ज्यादा टाइम कंसोलिडेशन करे उस केस में क्या करें, उस केस में ये करें आपका एवरेज ऑलरेडी उसके हाई से 25% नीचे का होगा या 20% नीचे का होगा, उस केस में आप 18,600 से 50% ऊपर यानी लगभग 27,900 तक उसके जाने का वेट करें। अगर ये 4 से 5 साल कंसोलिडेशन करें और छठे साल पर जाए तो आप इस तरह की थ्योरी अपनाएं और वेट करें। आपका रिटर्न जब भी निफ्टी के रिटर्न को आउट परफॉर्म करेगा क्योंकि आपकी एवरेज बाइंग निफ्टी के ऊपर टॉप से 20% या 25% डिस्काउंट में होगी। तो ये था निफ्टी का एक विश्लेषण और मैंने आपको बताया भी था शायद कि मैंने खुद ने भी आज इसमें पोजीशन ली है, शायद वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, अब वो चला गया है, देखिए वो हट गया। और इसके अलावा मेरा यही कहना है कि अगर नीचे 20% आएगा तो मैं और पोजीशन एकोमोडेट करूंगा, 25 आएगा और एकोमोडेट करूंगा। 20% होता है 18,600 का नीचे 14,800 कुछ रुपए और 25% भी कुछ समथिंग और नीचे हो जाएगा 13,900 समथिंग के आसपास। फिलहाल के लिए मैं समझता हूं, मेरा मानना है, मुझे लगता है कि मेरी वीडियो जितनी भी लंबी हुई हो बट कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत आपके लिए यूजफुल जरूर रहनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ।